सो हेलो गाइस, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, उसके कुछ जो मूल अवधारणाएं हैं उसके बारे में बताऊंगी। और आशा है कि आप लोग समझने और सीखने की पूरी कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ जैसे मैंने इसका नोट्स बना रखा है, आप भी नोट्स बना लेंगे, क्योंकि नोट्स बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने एक साइड इसका डिफिनेशन लिख रखा है और एक साइड ये डायग्राम बना रखा है। तो ये डायग्राम बनाना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं। सो लेट स्टार्ट। यहाँ देख रहे हैं हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह। सबसे पहले गाइस ये जान लेते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितने क्षेत्रक होते हैं। उसमें टोटल तो 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक उत्पादक क्षेत्रक, एक क्या होता है उत्पादक क्षेत्रक, और फिर परिवार क्षेत्र, और फिर एक क्या होता है सरकारी क्षेत्र होता है, और फिर एक क्या होता है विदेशी क्षेत्र। लेकिन जो आप अभी 12th क्लास में हैं तो आप सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र को छोड़ के चलेंगे। इट मीन्स क्या कि हम लोग अर्थव्यवस्था की द्विक्षेत्रक प्रणाली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चक्रीय प्रवाह का जो ये डिफिनीशन है जो है, आप इस फ्लो से बिल्कुल आसानी से बना पाओगे। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे है परिवार क्षेत्रक और एक साइड है उत्पादक क्षेत्रक। तो हम लोग उत्पादक क्षेत्र क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, और परिवार क्षेत्र क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। तो ये उपभोक्ता कहलाएंगे और ये उत्पादक कहलाएंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि उत्पादक के कुछ कारक होते हैं, मतलब उत्पादन के लिए जो ज़रूरी कारक हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि क्या क्या कारक होते हैं। यहाँ पे होता है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, ठीक है। ये क्या देता है, परिवार क्षेत्रक देता है उत्पादक क्षेत्र को, परिवार क्षेत्र की तरफ से मिलता है उद्यमिता को। अब परिवार क्षेत्र को भी तो कुछ मिलता होगा। इन सभी को हम लोग कंपाइल रूप में क्या बोलते हैं, संगठित रूप में कारक सेवाएं, जो परिवार क्षेत्रक दे रहा है उत्पादक क्षेत्र को, इसलिए एरो इस साइड बना है। अब उत्पादक क्षेत्रक सभी के बदले में परिवार क्षेत्रक को क्या देता है, भूमि के बदले मिलता है इनको लगान, जिसको हम लोग रेंट भी कहते हैं। लगान मूवी बिल्कुल मत समझिएगा। और फिर श्रम के बदले क्या मिलता है इन्हें, श्रम के बदले मिलता है वेतन, और पूंजी के बदले मिलता है ब्याज, और फिर उद्यमिता के बदले इनको क्या मिलता है, लाभ, प्रॉफिट, ठीक है। ये जो लगान, वेतन, ब्याज और लाभ है, ये क्या कहलाएंगी, कारक भुगतान, जो उत्पादक क्षेत्रक इनकी कारक सेवाओं परिवार क्षेत्र के कारक सेवाओं के कारण उन्हें दे रहा है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कारक भुगतान। कारक सेवाओं के फलस्वरूप जो बदले में मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक भुगतान। अब इन्होंने सेवा दिया, इनको पैसा मिल गया। अब ये पैसा का क्या करेंगे, अगर आपके पास पैसा आ जाए तो आप क्या करेंगे, ज़रूरी है कि आप मार्केट जाएंगे और कुछ ना कुछ खरीदेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो खाने वाला ही हो, वो बुक्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो आप उनका क्या करेंगे, उपभोग व्यय करेंगे। जो भी खरीदेंगे अपने यूज़ के लिए खरीदेंगे, क्योंकि आप तो उपभोक्ता हैं। तो आप इस रूप में, उपभोग व्यय के रूप में, उन्हीं का पैसा उन्हीं को वापस दे रहे हैं। और फिर क्या होगा, उत्पादक क्षेत्र से आप क्या ले रहे हैं, वस्तुएं एवं सेवाएं। जो वस्तु एवं सेवाएं जो आप ही के द्वारा निर्मित की गई थी, आप ही के मदद से, आप ही के कारक सेवाओं के कारण वो वापस आपके पास आ रहे हैं, और आपने पैसा इन्हें दे दिया। तो इस प्रकार ये पूरा फ्लो चल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक बार हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में ऐसे लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, आय के चक्रीय प्रवाह से हमारा अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया में, ये जो प्रोसेस है, इसमें जो उत्पादक क्षेत्र है वो क्या कर रहा है, उत्पादन प्रक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है, उत्पादन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में आय सृजन की चक्र, और उससे जनरेट क्या हो रहा है, इनकम। आय सृजन का मतलब क्या होता है, इनकम जनरेशन। तो आय सृजन की चक्र, उत्पादन के कारकों में उसका वितरण। अब उत्पादन के कारक यानी कि परिवार क्षेत्र को उसका दिया गया, मतलब कारक आय उनको मिला, तथा अंततः उसका प्रवाह परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र के पास। अब ये परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र के पास गया। हम लोग देखें कि इन्होंने उपभोग व्यय किया,
हमने उपभोग व्यय किया और वही पैसा फाइनली इनके पास चला गया, उत्पादक क्षेत्र के पास चला गया। पैसा तो इनके पास चला गया और जो वस्तुएं एवं सेवाएं हैं वो हम अपने घर ले आए हैं। तो प्रवाह क्या हो रहा है, यहाँ पे आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ना है, तो आय तो का प्रवाह तो फाइनली इनके पास हो गया। तो अंततः क्या हो गया, परिवार क्षेत्रक से उत्पादक क्षेत्रक के पास चला गया। उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए गए उपभोग व्यय से कि जो उन्होंने अपना प्रोडक्शन किया था, वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन किया था, उस पर व्यय करके हम लोगों ने उन्हीं का रुपया उन्हीं को दे दिया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग जानते हैं, एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि जो ये वाला फ्लो है, जो ये सेवा वाला फ्लो है और जो ये वस्तु एवं सेवा, तो वस्तुओं एवं सेवाओं के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह यानी कि 1 और 4 नंबर वाले के प्रवाह को, यानी कि सेवाओं का प्रवाह और वस्तु एवं सेवाओं के प्रवाह को हम लोग सम्मिलित रूप में वास्तविक प्रवाह कहते हैं, क्योंकि रियल में फ्लो तो यही हो रहा है। अब जैसे उपभोग व्यय के रूप में हम लोगों ने क्या किया था, पैसा खर्चा किया था, और कारक भुगतान के रूप में भी हम लोग को पैसा मिला था। तो जो पैसों का लेन देन हो रहा है, पैसों का जो फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग कह देंगे, पैसा को हिंदी में कहते हैं मुद्रा, तो मौद्रिक प्रवाह। ये दोनों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। ठीक है, तो वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग प्रवाह के प्रकार पे। जैसे अभी आप लोग जान ही लिए प्रवाह के कितने प्रकार हो रहे हैं, 2 प्रकार हो रहे हैं। एक कैसा प्रवाह हो रहा है, एक वास्तविक प्रवाह हो रहा है, और एक कैसा हो रहा है, मौद्रिक प्रवाह हो रहा है। अब आप लोग सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन अभी आप लोगों को आगे एग्जाम में लिखने कि इन दोनों के बीच में अंतर बताइए, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार इसका अंतर, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए और मैं इसको समझा देती हूँ तब तक, और आप लोग नोट भी करते जाइए। तो जब भी हमें किसी भी चीज़ का अंतर लिखने आएगा, हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, हमारा जो पहले हम अपना आधार स्पष्ट कर देंगे कि किस बेसिस पे हम अंतर कर रहे हैं। ठीक है, वास्तविक और मौद्रिक प्रवाह में। फिर हम ऐसे ही आप अपना आधार बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमने आधार क्या बना लिया, यहाँ पे अर्थ का मतलब है कि वास्तविक प्रवाह से हमारा अर्थ क्या है, हमारा तात्पर्य क्या है, और मौद्रिक प्रवाह से हमारा तात्पर्य क्या है। तो वास्तविक प्रवाह भी हम लोगों ने पढ़ा था कि परिवार क्षेत्र तथा उत्पादक क्षेत्रकों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं का जो प्रवाह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रवाह। और जो मौद्रिक प्रवाह होता है वो परिवार क्षेत्र तथा उत्पादक क्षेत्रकों के बीच मुद्राओं का प्रवाह होता है। अगर आप यहाँ पे सरकार और विदेशी क्षेत्र भी ले लें, फिर भी सरकार और विदेशी क्षेत्र और परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, चारों के बीच में जो वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह होगा उसको हम लोग वास्तविक प्रवाह कह देंगे, और जो मुद्राओं का प्रवाह होगा उसको हम लोग मौद्रिक प्रवाह कह देंगे। ठीक है, अब देखिए विनिमय का प्रकार। इसमें कैसा विनिमय होता है, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। ठीक है, इसमें किस चीज़ का लेन देन होता है, वस्तुओं तथा सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल कर रहे हैं, और इसमें इसका संबंध किससे है, मुद्रा के लेन देन से। विनिमय का मीनिंग क्या होता है, लेन देन। ठीक है, इससे घबराना नहीं है। अब देखिए विनिमय से समस्या, क्या वास्तविक प्रवाह का जो हम लोग लेन देन कर रहे हैं, क्या वास्तविक प्रवाह वस्तुओं एवं सेवाओं का जो लेन देन यहाँ पे चल रहा है उससे कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है? हाँ, हो सकती है। वो कैसे समस्याएं होंगी, जैसा हम लोगों ने पहले सुना था ज़माने में कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसमें क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। अगर आपको आलू खरीदना है तो आपको अपने घर से चावल लेके जाना, या आप कुछ भी लेके जा सकते हैं। अब उसमें क्या होती थी, 1000 प्रकार की समस्याएं होती थी, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब आप एक चीज़ चाहते हैं लेकिन सामने वाला वो चीज़ नहीं चाहता है, तो ये वाला प्रॉब्लम आता था। और दूसरा क्या है कि इससे कोई समस्या नहीं है। अब अगर हम लोग मौद्रिक प्रवाह की ओर जाएंगे तो मौद्रिक प्रवाह में कोई ऐसा समस्या नहीं है, जिसको पैसा देना है आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन वास्तविक प्रवाह वस्तु विनिमय प्रणाली है तो इसमें वो समस्या आ सकता है। अब है अन्य नाम, क्या इसका कोई और भी नाम है? तो हाँ, वास्तविक प्रवाह में क्या हो रहा है कि एक फिजिकल फ्लो हो रहा है। फिजिकल मतलब क्या, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, सेवा हम लोग देख सकते हैं कि एक इंसान दूसरे का सेवा कर रहा है। जैसे अगर आप डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं तो आप वो देख सकते हैं आराम से, तो इसको हम लोग भौतिक प्रवाह कह सकते हैं। और दूसरा है नॉमिनल प्रवाह।
तो जो मॉनेटरी है, जो पैसे का लेन देन है, वो तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग कह देंगे नॉमिनल प्रवाह।